की पूरी निगरानी रखेंगे। ये खबर भारतीयों को कैसे देखना चाहिए शैलेंद्र सर? पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड्स को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी का ब्रेड एंड बटर जो है वो टेररिज्म है, चाहे वो इंडिया सेंट्रिक हो चाहे किस दुनिया में कहीं भी हो। अपने आप में अगर किसी भी तरह से टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान वीक पाया गया तो दुनिया के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर विश्वास कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात उससे भी ज्यादा बढ़कर आप हाईटेक कर लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं मैं अगली बार आपको पुराने ओल्ड टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा? मैं भी आपको सुपर हाई टेक्नोलॉजी से अटैक करूंगा। आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको स्टैंड ऑफ अटैक करता हूं, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करता हूं। अगली बार आपको नहीं पता कि मैं कहां से अटैक करने वाला हूं, क्योंकि अटैक करने का समय तरीका अब हमारा होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बिलावल भुट्टो को तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के सपने अभी से दिखने लगे हैं। मैं श्याम सर आपके पास आऊं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है। लश्कर ए तैयबा का फाउंडर मेंबर शौकत, बताया जा रहा है कि किसी गुमनाम व्यक्ति इसको मारकर चला गया है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था शौकत, और इस शौकत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं। और मेजर, बहुत जल्दी से मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि लश्कर का ये एक और आतंकी जो ढेर हुआ है, कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात ने इसे टपका दिया है। इसके पीछे कोई खेल समझ रहे हैं क्या मेजर साहब आप? देखिए, पाकिस्तान में तो खौफ है ही, और पाकिस्तानी मीडिया अब खुल के कह रहा है कि भारत मरवा रहा है। हमारा ये कहना है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इनकी हरकतें ऐसी हैं। देखिए, लश्कर ए तैयबा जो भी होगा वो कोई संत साधु तो होगा नहीं, बिल्कुल, वो तो होगा टेररिस्ट। और जब वो टेररिस्ट होगा और उसकी हरकतें टेररिज्म वाली होंगी तो फिर उसके दुश्मन भी वैसे होंगे जो उसके पीछे पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपसी रंजिश का मामला है। देखिए, ये लगातार दर लगातार पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि लगातार दर लगातार वही लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ बोलते थे, भारत के खिलाफ कार्रवाई करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक खूबसूरत कोइंसिडेंस है। बिल्कुल मेजर, आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो भारत की मुखालफत करते हैं या जो भारत के खिलाफ कई सारे आतंकी सपने बुनते हैं वो एक एक करके खत्म हो रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान तो खुलकर कह रहा है कि भारत करवा रहा है। इस बीच खबर यह कि ऑपरेशन 2.0 की प्रस्तावना मुनीर लिख रहा है। कश्मीर का नाम लेकर उससे फिर से जहर उगला है। सेना से बोला कि कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखो। मुनीर के भड़काऊ बयान के बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और एक बार फिर से कश्मीर पर जो टिप्पणी कर रहा है असीम मुनीर। सवाल यह कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की पटकथा पाकिस्तान के असीम मुनीर की ओर से, फील्ड मार्शल की ओर से लिखी जा रही है? श्याम सर, ये हम लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो ये हम लिखेंगे। हम सब इंतजार करेंगे जिस दिन उन्होंने ये फिर से जो हरकत की, क्योंकि हमने अब वो अपने हाथ में ताना वाना ले लिया है। और जब हमने कहा है कि अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत FIR लॉन्च किया, हमने बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाई, हमने वर्ल्ड को पूरी तरह से बताया। किसी ने नहीं सुना, फिर हम खुद जज के रूप में आ गए हैं। हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। SCO में राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियरली कहा हमें परपेटर्स जो हैं हमारे, उनको हटाना है, एलिबरेट सपोर्टर्स को भी हटाना है, फिनांसर्स को हटाना है। तो अगर वो हरकत करते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने समझा है ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आपकी हरकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया नहीं तो 2 की बात ही नहीं। और उसी ऑपरेशन सिंदूर मैं सर इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि अब भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू नॉर्मल फॉर द इंडिया, तो क्या उसके लिए पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है? पाकिस्तान चाहे गिन ले, 1 गिन ले, 2 गिन ले, 3 गिन ले, 4 गिन ले, पाकिस्तान यू बी रेस्ट एश्योर्ड, ये गिनती खत्म नहीं होगी जब तक तुम खत्म नहीं होगे। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें, आपने बात करी कि वहां एक और आतंकी मारा गया है और उसका ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ किया है। मैं कहता हूं चलिए जी, इंडिया से मैंने करवाया है, मैंने करवाया, कहने में हर्ज क्या है? कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह, क्या आपको यह नहीं दिखता कि आतंकी मारा गया है? उसकी कोई बात नहीं हो रही। उससे बड़ी बात आपका कहना, आपके यहाँ सबसे ज्यादा आतंकी प्रभावित रहे हैं, हम तो आपका काम कर रहे हैं। कल अगर गौरव बोल दे कि जी वहां के 2 और बंदे मारे गए, मैं आज कह रहा हूं आज नहीं तो कल हफीज मारा जाएगा, मसूद मारा जाएगा। आज मेरे से आप लिखवा लीजिए और आप जिस भी दिन होगा आप मुझे ब्लेम कर लीजिएगा, लेकिन मैं काम कर रहा हूं इंसानियत का, आपकी पाकिस्तान की इंसानियत का, दुनिया की इंसानियत का। इस तरह के टेररिस्ट अगर आपके यहां से जा रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं, आप 72 हो रहे हैं, उनके लिए अरेंज नहीं कर पाए, अब हम कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। और भारत ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, अगर आतंक की बात करेगा
आतंक का लॉन्च पैड पाकिस्तान होगा तो आतंक को पालने वाला देश भी हमारे लिए आतंकी है। भारत ने एकदम क्लियर कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन पर 537 हवाई हमले किए गए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। यूक्रेन का एक और F-16 मारा गया। F-16 अमेरिका की ओर से दिया गया फाइटर प्लेन, लेकिन यूक्रेन के लिए काम कर रहा था और इसे रशिया ने ढेर कर दिया। ये बड़े हवाई हमले, श्याम सर, ये बड़े हवाई हमले, क्या हम एक बार फिर से बहुत हाई इंटेंसिटी वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया देखने जा रहे हैं? नाटो की मीटिंग के बाद पुतिन काफी परेशान हैं और उनको लगता है कि एक और सबक सिखाना यूक्रेन को जरूरी है। अपने मिलिट्री माइट का फिर से उन्होंने उपयोग किया है और उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स, जो कैलिबर जैसी मिसाइल्स का यूज किया है। देखिए, रशिया तब तक रुकेगा नहीं जब तक उसकी जो जमीर की जो बात है, जो यहाँ का यूएसएसआर का वर्चस्व उस एरिया का रशिया के हाथ में रहना है। जमीनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं वो, पर जमीन लेना नहीं चाहते उनसे। जो उन्होंने लिया है वो किसी कारणवश एक्स्ट्रा जो जमीन है क्रीमिया और उसके 4 जो रीजन्स हैं वो रशियन स्पीकिंग रीजन्स को उन्होंने लिया। बाकी वो लोग चाहते नहीं, बस वो रिजीम चेंज करके और डी नोटिफाई करके और वहां से आर्मामेंट्स जो हटाना और एक शांतिपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, मनोबल टूटता रहेगा। कीव को घुटने पर लाना है और इसलिए उन्होंने दोबारा ये शकल दिखाई। और शैलेंद्र सर, मैं बहुत जल्दी से एक क्विक रिएक्शन चाहता हूं। क्या पिछले दिनों यूक्रेन ने जो रूस के अंदर घुसकर हमला किया था, जो व्लादिमीर पुतिन के घर के आसपास जो हमले हुए थे, क्या ये उसके बदले की शुरुआत है या बदला उसी के चलते ये सारे हमले जो हम देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एक अकेले आप अपने आप में बदला चल रहा है। अब आप देखिए इस बदले के साथ और क्या चल रहा है। नेटो कुछ करता है, पुतिन एक मैसेज, नेटो कर क्या रहा है? मैसेज ही तो कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है। लड़ाई के अंदर तो आ नहीं रहा। इसी तरह पुतिन क्या कर रहे हैं कि लीजिए आपका मैसेज मैंने ले लिया, अब मैंने इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी, आप कर लीजिए क्या करेंगे। आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बचा सको तो बचा लो। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि यस, सेरेमोनियली ये देखा जाता है कि यू डेयर अटैक माय प्रेसिडेंट, ट्रू, दैट इज वेरी सीरियस। तो उसका जवाब अपने आप में उतना ही सीरियस और भयानक दिया जाए। एक और इंफॉर्मेशन आ गई है। इंफॉर्मेशन ये कि नाटो और रूस में तनातनी और बढ़ गई है, जिसका जिक्र हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे थे। पुतिन ने बाल्टिक सागर के ऊपर जासूसी प्लेन भेज दिए। देखते ही जर्मनी ने यूरोफाइटर जेट्स को उड़ा दिया है। जर्मन हवाई सीमा में घुसने से पहले ही रूसी प्लेन मुड़ गए। नाटो की मीटिंग के बाद पुतिन ने धमकी दी थी और यह धमकी थी नाटो देशों को। और ऐसे में जर्मनी के आसपास जैसे ही विमान उड़ते हुए दिखे, जर्मनी ने अपने विमानों को एक्टिव किया और उसके बाद रूसी विमानों को मुड़ना पड़ा। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं श्याम सर, ये रूस क्या वाकई में ये इंटेंट करके अब नाटो देशों को भी किसी तरह से टारगेट कर रहा है? पोस्चरिंग और मसल फ्लेक्सिंग तो वॉर में जरूरी है और रशिया लगातार बाल्टिक सी में अपने ऑपरेशंस करता रहता है। वो उसकी जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सी उनका सी बेस है, वहाँ पे कलिनिंग्राड का बहुत बड़ा बेस है और उस एरिया में वो चाहे वो फिनलैंड हो चाहे वो स्वीडन हो, ये सारे जो एरियाज हैं उनको वो लगातार परेशान करता रहता है। और एक तरह से जर्मनी को भी उसने बीच बीच में पोस्चरिंग दिखाई है। तो इनके प्लेन तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे जाते हैं और वापस आते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा जो एयर स्पेस इस एरिया का है वहाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, तुम भले हमें रोको लेकिन हम रुकेंगे नहीं और हर बार हम आते रहेंगे। तो ये मसल फ्लेक्सिंग का एक तरीका होता है जो वो लगातार दिखाते रहते हैं। लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, पर जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनको दहलाना, उनको एक तरह से चुप रखना और उनको बराबर संकेत देते रहना कि तुम्हारी जो एयर स्पेस में हम आ सकते हैं। शैलेंद्र सर, इसको मैं थोड़ा सा आगे और समझना चाहता हूं। व्हेन इट इज बिटवीन नाटो एंड रशिया, मोर देन 30 कंट्री वंस अ साइड और रूस अगली साइड में, क्या ये वाकई में दुनिया के सामने ये इक्वेशन वॉर के लिहाज से बनती हुई दिख रही है? नहीं, आप देखिए ना, नेटो 30 कंट्री बोली है, 32 कंट्री बोली है, उनमें से पहल कौन करेगा? बात सबसे बड़ी है, वो नहीं करेगा। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, उसे नेटो को दिखाना है। ये जो जहाज उड़ाने वाली बात जो आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पाएंगे ये बड़ा सीधी बात है कि वो उसके एरिया में एंटर नहीं हुआ। आपने मसल फ्लेक्सिंग करी, प्रोपोगंडा किया कि मैं आ सकता हूं और मैं यहां तक आ सकता हूं। उसी तरह जर्मनी ने क्या किया, मैं भी अपने जहाज उड़ा सकता हूं। क्या ये बताने की कोशिश है दूर रहिए, नहीं तो मैं ये कर सकता हूं? ये दोनों तरफ से होगा और ये हमेशा डायरेक्ट वॉर, मेरा ये अपना आकलन है, नेटो कभी कोई एक कंट्री अपने आप डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। आप देखेंगे हर एक कोई बैंक अपॉन कर रहा है कि नेटो पूरा का पूरा मेरे पास अटैक के लिए आएगा, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आप देख पाएंगे कि रशिया के खिलाफ
वो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करेगा, लेकिन जाकर अटैक करना जिस भी कंट्री से करना होगा वो बहुत बड़ी कीमत होगी। श्याम सर, एक 10 सेकंड में रिएक्शन आप भी दे दीजिए। तो मतलब ये कभी नहीं होने वाला कि नेटो वर्सेस रशिया, ये कभी नहीं होने वाला। ये कभी नहीं होगा, इसलिए कि नाटो कभी भी डायरेक्ट फ्रंट में नहीं आना चाहता, अमेरिका भी नहीं आना चाहता। अमेरिका ने तुमने हाथ भी खींच लिए एक तरह से, और नाटो चाहता है कि पीछे से जितना टैसिट सपोर्ट, जितना आर्मामेंट, जितना बैकअप, मनोबल, ये सब यूक्रेन को देते रहे। बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। वो पोलैंड तक अगर सीमा पे नहीं रुके, वो नाटो ने अपनी लिमिट्स नहीं डाली पोलैंड की सीमा तक, और यूक्रेन को फ्री नहीं किया, और यूएसएसआर का जो पुराना वर्चस्व है वो वहां पे दाखिल नहीं हुआ, तब तक ये होता रहेगा। नाटो कभी सामने आएंगे नहीं, उन्हें इस बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो और मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसा है खुलकर नहीं आएंगे और सिर्फ बैक ऑफ द डोर आप सिर्फ कहेंगे नहीं जंग लड़ी हम आपके साथ है, तो फिर सारा नुकसान जो है वो सिर्फ यूक्रेन का है। पूरा का पूरा नेटो यूक्रेन के साथ है ना, दिख तो रहा है यूएस यूक्रेन के साथ है। देश आज बर्बाद हो चुका है। लड़ कौन रहा है? कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। ये जो F-16 आपने अब दिया, 2 साल पहले दे देते, वो मांग रहा था। ये जो नेटो की मेंबरशिप जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है, आपने आज तक नहीं दी और ना देने की, तो आप लड़ेगा कौन? आज ये नेटो कंट्रीज आप नेटो के अंदर देख लीजिए, यूएस बोलता है कि नेटो अपने जब तक पैसे ज्यादा नहीं देगा मैं अकेले क्यों दूं? उनके भी तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। लड़ाई लड़ना अपने आप में नेटो कंट्री के किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं है। बहुत बारीक चीज आपने दर्शकों को बताई है, और मैं सिर्फ इसको एक बहुत नॉर्मल तरीके से इसको नॉर्मलाइज करता हूं कि बहुत खूबसूरत मुल्क था यूक्रेन, जो आज बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजरायली हमले से एक बार फिर से गाजा दहल उठा। इजराइल के हमले में 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। खान यूनिस के पास मुवासी में हमला किया गया, जहां फिलिस्तीन स्टेडियम के पास अटैक हुआ। ये फलस्तीन स्टेडियम है और यहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। आज गाजा की पूरी सूरत बिगड़ चुकी है, और बड़ी बात यह है कि अभी भी हमले लगातार इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। वो लेबनान वाला मोर्चा हो या ईरान वाला मोर्चा हो, जॉर्डन वाला मोर्चा हो, हर एक मोर्चे पर जंग लड़ने के बावजूद इंटेंसिटी हमलों की बिल्कुल कम नहीं है श्याम सर, और इंटेंट एकदम क्लियर है कि अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं, जो इजराइल इस वक्त दिखा रहा है। इजराइल ने ईरान से निपटने के बाद वापस अपने कदम गाजा पे ठोक दिए हैं, और उन्होंने कहते तो हैं कि उन्होंने मारा है जब वो लोग फूड के लिए वेट कर रहे थे और वो ह्यूमन एड्स का इंतजार कर रहे थे। बच्चे भी उसमें मरे हैं और कई लोग उसमें घायल, फोटोग्राफ्स काफ़ी सारी आई हैं। फ्रांस ने ये भी कहा है कि हम इसमें हेल्प करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि कौन जो हमास के लोग हैं, हमारे जो एड्स जो हम दे रहे हैं, खाना लेके भाग रहे हैं या जो सामान पहुंच रहा है उसको इधर उधर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हमास के कैंप में। तो वो सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका ने भी रिस्ट्रेन करने के लिए इजराइल को कहा है, लेकिन इजराइल का तरीका अलग है। उससे जहां खतरा लगता है वो उसे तब तक डिसमिनेट नहीं कर देता, बिल्कुल खत्म नहीं कर देता, तब तक वो रुकता नहीं है। तो जैसे उसे फुर्सत मिली थी हिजबुल्लाह और हुती से और ये अपने हमास से, तो वो ईरान के पीछे गया, और जैसे ईरान से थोड़ी सी उसको मोहलत मिली है तो फिर से वापस अपने मिशन में जुट गया। लेकिन एक स्टेप बैक जाते हुए शैलेंद्र सर, मैं आपसे समझता हूं कि जैसा कि श्याम सर ने कहा कि इजराइल के हमला करने का तरीका अलग है, और वो जैसे ही मौका देखता है हमला करता है, और इस वक्त उसके लिए थ्रेट तो ईरान भी है। तो क्या प्लानिंग ईरान के लिहाज से भी इजराइल इस वक्त कर रहा है? नहीं, देखिए, इजराइल के नॉट दैट कि मैं कोई पैलेस्टीनियंस का बहुत बड़ा फैन हूं या उनके अगेंस्ट हूं। अगर एक बिल्कुल निष्पक्ष करें, हमास गाजा में है कौन? पैलेस्टीनियंस हैं। वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? हमास है। आप बताइए, पैलेस्टीनियंस ने उनको इलेक्ट कर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना दिया पूरी की पूरी हमास को। ये जो 100, 200, 500 किलोमीटर की टनल है, आपको क्या लग रहा है रातों रात अपने आप बन गई? इसमें पैलेस्टीनियंस इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई, आज आप अपने अगर बच्चों की दुहाई दे रहे हो, आप ये एक घेटो था पूरा का पूरा, और क्या डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? हम जब हमास की बात करें, बड़ी खबर आ गई, मैं वो अपने दर्शकों को बताता हूं। इजराइल ने हमास का कमांडर मार गिराया। ये बहुत बड़ी खबर व्यूअर्स, हमास के टॉप कमांडर अल ईसा को ढेर कर दिया है। 7 अक्टूबर वाले हमले का ये मास्टरमाइंड जिसे मार गिराया है इजराइल ने। अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करता है इजराइल, ये उसका तरीका रहा है, और एक बार फिर से उसने वो करके दिखाया। प्लीज चलें से कंटिन्यू। मैं आपने ये जो आपने लेटेस्ट खबर दी, एक कमांडर गिरा दिया, 10 और खड़े हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमास अपने आप में हमास नहीं है, ये एक सोच है, और ये सोच पैलेस्टीनियंस के बचपन से लेकर ऊपर तक है। जिसका बच्चा जो मरा है, जिसका बच्चा, आपको नहीं लगता कि वो अब और ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा दृढ़ टेररिस्ट बनेगा, हमास का मेंबर बनेगा? वो फैमिली, आपको क्या लग रहा है, इजराइल को प्रेज करेगी, उसके साथ चलेगी? हमास का सबसे बड़ी तकलीफ यह है, अगर आप कल पूरे के पूरे गाजा को खत्म कर दें, जमीन में मिला दें, तो भी हमास की
जो सोच है वो आप खत्म नहीं और कर सर हमास तो कहता है कि हम फुल टाइम वॉरियर हैं, हम लोगों के लिए जीना, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना माइट बी अ टास्क, लेकिन वहां के लिए लोग अपने आप को वॉरियर बताते हैं, वो जंग को अपने आप में ब्लड में बताते हैं। तो इसीलिए हमास वॉरियर कैसे हो गया? नहीं, हमास वॉरियर कैसे? वो मैंने 7 इसीलिए- अक्टूबर मैंने को कोट किया सर, वो अपने आप को बताते हैं। कौन सा ऐसा वॉरियर का काम तुमने किया था जब तुमने वो बच्चे मारे, औरतों को रेप किया, मरी हुई औरत को नंगा कर कर आप परेड कर रहे हो? ये है आपका वॉरियर? किसने कह दिया कि हमास अपने आप में वॉरियर है? मैं नहीं मानता। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। मैंने बहुत क्लियर कहा कि हमास अपने आप को वॉरियर बताता है, इसीलिए मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए इसको ऐसे एक मरेगा तो 10 खड़े हो जाएंगे। जैसे कैसे लिया जाए कि हम देखिए पैलेस्टाइन एक कंट्री है जिसे कोएग्जिस्ट करना था इजराइल के साथ, और इजराइल उनके साथ कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 7 अक्टूबर 23 को मैं फिर से बताता हूं, कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, हमास के कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, वैसे हमास तो टेररिस्ट आउटफिट है, ये तो डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये गलत कर दिया जब हम इंडिया से मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना रहे थे, हम जब अच्छी बातें कर रहे थे, उस समय इजराइल को उन्होंने कुरेद दिया। ये गलत किया, और हमास जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो सर प्लीज, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका ने लाखों डॉलर फूंक दिए। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। सिर्फ थर्ड इंटरसेप्टर के लिए $1.2 बिलियन खर्च किए गए। ईरान से थर्ड ने इजराइल को बचाया था, और मैं गलत नहीं हूं अगर शैलेंद्र सर, तो ये थर्ड वो है जो सैटेलाइट के तौर पर इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को। प्लीज आप थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एयर डिफेंस सिस्टम बैकबोन है इजराइल को बचाने वाली। अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ चलती हैं, चाहे वो थर्ड ले लीजिए, पैट्रियट ले लीजिए, आयरन डोम ले लीजिए, वो एरो 1, 2, 3 ले लीजिए, ये सारी की सारी ग्रिड अपने आप में कंट्री की बाउंड्री से बाहर भी और अंदर भी ये ही अकेले बचाती है। अगर 100 मिसाइल इसके तरफ आती हैं, डेडली मिसाइल आती हैं, तो भी आप देख पाते हैं 5, 6, 7, 8, 10 मिसाइल एक्चुअली ग्राउंड पर गिर पाती हैं, जो कि अपने आप में उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने आप में एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। कहीं जहां भी मिसाइल गिरेगी अपने आप में बहुत बड़े डैमेज। सर एक और बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान को $30 अरब देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान को प्रतिबंधों में ढील ट्रंप प्रशासन की ओर से मिल सकती है एटॉमिक साइट्स पर तबाही के बीच। ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात अमेरिका कह रहा है, दूसरी तरफ खबर यह कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ा रहा है, तीसरी तरफ खबर यह कि ईरान को $30 अरब अमेरिका देने पर विचार कर रहा है एटॉमिक साइट्स पर तबाही के बीच। ये खबर है, पैसे के बदले ईरान को रोकना होगा, ये स्ट्रेटेजी है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से मेजर, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि ईरान की एटॉमिक साइट्स को तबाह करने वाले ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ये जो पैसे की मदद है, ये क्यों देना चाह रहे हैं ट्रंप? अगर अमेरिका ये कहता है कि ईरान को वो अरबों डॉलर देना चाहता है और प्रतिबंध वो हटाएगा या सैंक्शंस हटाएगा, तो एक चीज है कि इसकी क्या गारंटी है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये मैं समझ, देखिए न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, उसने कोई मना नहीं करा, उसने कभी ये नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अपना खत्म कर देते हैं, और अगर बोल भी दिया तो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर डुअल यूज टेक्नोलॉजी को लेके वो बोलेगा पीसफुल मीन्स के लिए, और फिर चुपचाप वो वेपन बनाएगा। ये कभी अल्टीमेट गारंटी क्या है कि रेजीम जो है तेहरान में वो बरकरार रहे? अल्टीमेट गारंटी और न्यूक्लियर वेपन्स। कभी भी ईरान की करंट रेजीम, खमेनेई की रेजीम, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का पीछा नहीं छोड़ेगी, पाके मानेगी। और अगर